हेलो एवरीवन, मैं रजत भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं वो लेके आया हूं आपका क्लास 11th जो है उसके किसका फिजिक्स का जो पेपर है आपका एनुअल पेपर 2024 का। ठीक है, यूके बोर्ड के जो बच्चे हैं उनका ये पेपर है 2024 का एनुअल पेपर। ठीक, कौन सी क्लास का? क्लास 11 का। कौन से सब्जेक्ट? फिजिक्स सब्जेक्ट का। ठीक, तो ये 2024 का पेपर है। आज हम इस पेपर को देखते हैं कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे 2024 में और 2025 में किस तरह के क्वेश्चन आपके इसमें से और बन सकते हैं। ठीक है, इस पेपर को देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके पास किस तरीके के पेपर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, क्योंकि क्लास 11 का जो फिजिक्स का सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा सिलेबस है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा सिलेबस होने के कारण क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमें क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए एग्ज़ाम के लिए और क्या नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक, तो जब आप इसके 1-2 साल के पेपर आप देखोगे तो आपको खुद ही आइडिया मिल जाएगा कि मेरे को क्या क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, अभी आप इस वीडियो में हम 2024 का कर रहे हैं, इसके बाद हम दूसरी वीडियो में 2023 का करेंगे। ठीक है, तो ऐसे में आपको 2-3 साल की वीडियो जो है दिखा दूंगा, 2-3 साल के पेपर जो है वो दिखा दूंगा कि किस तरीके से आपके एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आप इन पेपर को सॉल्व करने लें और जब आप इन 2-3 साल के पेपर सॉल्व कर लोगे ना तो आप लोगों के अच्छे से अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनमें से ही बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाते हैं। आप एक हाफ ईयरली का पेपर जो अभी आपने पेपर दिया था हाफ ईयरली का वो कर लेना, 2024 का पेपर कर लेना, 2023 का पेपर कर लेना, 2023 का हाफ ईयरली का पेपर होगा वो कर लेना। ठीक, इतने पेपर अगर आप कर लोगे तो आपके अभी मतलब जिसने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा होगा ना तो उसके भी अच्छे से अच्छे नंबर आ सकते हैं इस फिजिक्स में। ठीक, तो देखते हैं इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं। इस वीडियो में मैं इसको सॉल्व नहीं कराऊंगा, एक एक नंबर वाले सॉल्व करवा दूंगा आपको। ठीक है, बाकी जो 2 नंबर और लॉन्ग क्वेश्चन है वो आप लोगों को बता दूंगा। अगर आपको इनके सॉल्यूशन चाहिए होंगे तो बता देना, मैं इनके सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन कि 86400 है ना, 86400, 3 जीरो इसमें। ठीक है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है यानी कितने सार्थक अंक है। तो आप यहाँ पे नंबर गिन लो, 1 2 3 4 5 6 नंबर है। तो यानी इसका आंसर जो होगा 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा इसका आंसर। ठीक है, 3 और 3 6। जब भी नंबर के लास्ट में 0 होती है तो वो सिग्निफिकेंट के नंबर के अंदर गिने जाते हैं। ठीक है, ये रूल है आपका। तो पहला तो आपको आंसर पता चल गया होगा, 6 इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स द हॉरिजेंटल रेंज विल बी दी सेम। यानी आपने देखा होगा कि ऐसे कौन कौन से एंगल है जिनके लिए हॉरिजेंटल रेंज क्या होती है? सेम होती है। यानी ये जो रेंज है ये सेम होगी। तो ये 2 एंगल आपको बताने हैं कि किन 2 एंगल में ये सेम होता है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक थीटा लेते हैं तो दूसरा हम 90 माइनस थीटा लेते हैं। ठीक है, अब आपको देखना है यहाँ पे कौन सा पेयर बन रहा है। अगर मैं थीटा को 40 रखता हूँ, कितना 40, तो दूसरा वाला कितना आएगा 90 माइनस 40, तो कितना बचा है 50 बचा है ना। तो 40 और 50 ये पेयर बन रहा है आपका। ठीक, इसमें रखने पे 90 थीटा और 90 माइनस थीटा पे रखने पे और कोई भी पेयर आपका नहीं बन रहा होगा। आप इसको रख के देख लेना। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा ये है। ठीक है, तो मैंने बताया इसका कैसे निकालोगे, एक बार थीटा लोगे और एक 90 माइनस थीटा सेम रेंज के लिए। ठीक है, किसके लिए? सेम रेंज यानी समान क्षैतिज परास के लिए ये दोनों एंगल आपको लेने होते हैं। ठीक है, अगला है संवेग परिवर्तन की दर यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो किसके बराबर होता है? फोर्स के। आपने पढ़ा भी होगा P2 माइनस P1 अपॉन डेल्टा टी, है ना। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? आपका फोर्स होता है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे है कि इफ़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ए गैस इंक्रीज 4 टाइम्स, यानी अगर आपने टेम्परेचर कितना कर दिया 4 टाइम्स, यानी अगर सपोज पहले टेम्परेचर T था, अब जो टेम्परेचर हो जाएगा पहले वाले का 4 टाइम्स यानी T डैश होगा वो 4T हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4T। ठीक है, देन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस विल बी, यानी तो उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो किसी गैस का परम ताप 4 गुना बढ़ा दिया जाए, यानी ताप कितना बढ़ा दिया हमने? 4 गुना, 40 कर दिया, तो उसकी वर्ग माध्यम मूल वेग कितना हो जाएगा? तो रूट मीन स्क्वायर जो वेलोसिटी है उसकी VRMS वो कितनी हो जाएगी? तो जब आपका टेम्परेचर T था तो उस समय उसकी वेलोसिटी ले लेंगे, सॉरी VRMS,
ठीक है। और जब 40 हो गया उस समय ले लेंगे v डैश, ठीक। तो अगर आप इसका फॉर्मूला देखो तो इसका फॉर्मूला क्या है, देखो वी आर एम एस जो होता है ना, वी आर एम एस जो होता है वो होता है रूट टी के इक्वल, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले सकते हो या इतने, ठीक है। तो रूट टी के होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जब हम यहाँ पे देखो हम रेशियो निकालते हैं सीधा वी डैश अपॉन वी, तो टी की जगह कितना रखें, देखो जब वी डैश है, जब वी डैश है, जब वी डैश है तो टेम्परेचर कितना था उस समय 40, तो यहाँ पे 40 लिख देंगे। और जब केवल v है, जब केवल v है तो उस समय टेम्परेचर कितना है आपका t, कितना है t, तो t से t कटा तो ये बनेगा 4 v डैश अपॉन वी, और ये बचा √4, √4 को क्या लिख दें हम 2 लिख दें, और यहाँ से v डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये जो v है इस 2 के साथ चला जाएगा तो ये 2 भी हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है कि जो वेलोसिटी हो जाएगी वो डबल हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो इसका आंसर आपको याद रखना है 2 टाइम्स हो जाएगा। अगला है जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण के गुणनफल को कहते हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे शो करते हैं आई, और एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा, तो इनको क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं टॉर्क यानी टाउ, आई इंटू अल्फा, ठीक है। तो ये होता है टॉर्क यानी बल आघूर्ण, ठीक। तो इसका आंसर होगा बल आघूर्ण। केपलर का ग्रहों की गति संबंधी दूसरा नियम क्षेत्रफलों का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, यानी केपलर सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ, तो इसका होगा एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग पे आधारित है, कोणीय संवेग के संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे। देखो कितनी छोटी छोटी चीज़ पूछी गई है आपसे, ठीक है। तो आपको ये जो चैप्टर पढ़ते हो कोई भी चीज़ तो उसका आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तभी आप लोग इस पेपर को अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। निम्न में से किस ताप पर जल का घनत्व अधिक सर्वाधिक होता है, ठीक है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे इसकी डेंसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। रिदोष्म प्रक्रम में नियत रहता है, यानी एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है, तो हीट आपकी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। उसके बाद ये एसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है आपका, जिसको हम अभिकथन, ठीक है, और कारण वाला क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि नो वर्क इज डन इफ द डिस्प्लेसमेंट इज 0, ठीक है, यानी यदि विस्थापन शून्य है तो कार्य नहीं होता, ये तो आपको पता है। यदि आपका डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो वर्क भी क्या होता है, 0 ही होता है। अगर आप किसी पे फोर्स लगा रहे हो, जैसे मान लो आप दीवार पे फोर्स लगा रहे हो, अब दीवार पे फोर्स लगा रहे हो, दीवार अपनी जगह से डिस्प्लेस ही नहीं होगी, कहीं जाएगी नहीं दीवार, तो यानी आपने जो कार्य करा है यानी W जो है आपका वर्क वो 0 रहेगा उस समय, ठीक है। किसी पिंड पर किया गया कार्य W, उस पर लगाए गए बल के परिमाण यानी F, और बल की दिशा में उस पिंड के द्वारा विस्थापन यानी S के गुणनफल के बराबर होता है, यानी वर्ग जो होता है वो प्रोडक्ट होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के। तो ये तो सही बात बोला उसने, ठीक है। तो यानी इसका जो असर्शन है, ठीक, वो भी सही है ना, अभिकथन भी सही है और रीजन भी सही दे रखा है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ पे 0 हो जाएगा तो वर्क भी 0 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब इसका दोनों ही सही है, दोनों ही रीजन भी और असर्शन भी रीजन सही है, और जो रीजन दिया है वो असर्शन का सही मतलब आंसर है आपका। तो इसका जो ऑप्शन होगा कौन सा होगा, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। ए और आर करेक्ट है और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको कर देते हैं, ठीक है, कि ए और आर करेक्ट दे रखा है मगर आर ये नहीं पढ़ते आगे, ठीक है। तो ये आपको आगे ये रीज़न भी देखना है कि रीज़न जो है वो ए का सही है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन को ये वाला, ठीक है। ये जो वेलोसिटी और टाइम के बीच में यानी वेग समय ग्राफ जो होता है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो भी ग्राफ आपका बनता है वो किसको किसको बताता है, डिस्टेंस को, किसको, डिस्टेंस को बताता है, यानी डिस्टेंस मतलब दूरी को बताता है ये, ठीक है। तो ये याद रखना है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एक हल्की वस्तु और एक भारी वस्तु, है ना, मतलब एक हल्की है और एक भारी है, ठीक है, और दोनों का मोमेंटम क्या है, सेम, इसका मोमेंटम भी p है, इसका मोमेंटम भी p, यानी दोनों का संवेग समान है। अब वो बोल रहा है किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी,
किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। किसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, ठीक है। अब ये बताओ, जब इनकी क्या है मोमेंटम सेम है, तो यहाँ पे जब आप इसमें फोर्स लगाओगे तो वेलोसिटी किसकी ज़्यादा रहेगी, तो जो हल्का होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, है ना। इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी और इस वाले की वेलोसिटी कम होगी क्योंकि ये भारी है। तो जब इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो यहाँ पे आप v की वैल्यू जब बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी ना, इसकी गति ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। v का मान बढ़ेगा तो के ई यानी गति ऊर्जा भी बढ़ जाएगी, है ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब जो इसका होगा आंसर, वो आपका हल्की जो है लाइट जो ऑब्जेक्ट है वो बढ़ उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा, ठीक है। अगला है कि एक पतली छड़ का द्रव्यमान यानी एक रॉड है आपका, ठीक है। इसका द्रव्यमान यानी इसका मास दे रखा है कैपिटल M और इसकी लंबाई यानी L दे रखा है, ठीक है। इसके एक सिरे वाली लंबवत अक्ष यानी मान लो एक सिरा ले लिया हमने यहाँ पे, है ना, एक सिरा मतलब एक कॉर्नर आपको लेना है, एक एंड लेना है, ठीक है, कि लंबवत अक्ष के परितः छड़ का जड़त्व आघूर्ण यानी इसका आई निकालना है इस एक्सिस के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस एक्स, या तो आप यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो, ठीक है। हमने इस साइड ले लिया इसको। तो क्या बोला है कि द मास ऑफ थिन रॉड, एक रॉड है जिसका मास कितना है m है और लेंथ हमने कितनी ले रखी इसकी L ले रखी यहाँ पे, ठीक है। व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द वन एंड, यानी वन एंड से पास होने वाला जो परपेंडिकुलर एक्सिस है, ठीक है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है, आई। तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले आपको पता है कि हम इसका सेंटर पे जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो निकाल लेंगे, ठीक है, आई सेंटर, ठीक है, सेंटर ऑफ मास का जो इनर्शिया होगा वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक तो होगा ICM और ये जो कॉर्नर वाला होगा प्लस इसके साथ हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो इसके साथ प्लस ले लेंगे, सपोज हमने आई ले लिया इसको, या IE लिख लेते हैं एंड में, ठीक है। तो जो सेंटर वाला होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू होती है mL² अपॉन 12, कितनी होती है 12, ठीक है। ये तो हो गया सेंटर के, ठीक। अब हम निकालते हैं इस एंड के थ्रू जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो वो कितना होगा, देखो वो होगा आपका, ये होता है आपका, यहाँ पे मैं अलग से लिख लेता हूँ, ये होता है md², ठीक है। m मतलब इसका मास होगा कैपिटल M, d मतलब होता है ये जो एक्सिस होती है इससे डिस्टेंस, ठीक है। तो इससे जो डिस्टेंस होगी यहाँ पे, ये टोटल तो L है, तो L यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L/2 हो जाएगी, हाफ लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो इसको लेंगे L/2, कितना लेंगे L/2, यहाँ पे लेंगे L/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इनको जोड़ोगे, इसको और इसको जोड़ोगे, तो यहाँ पे जो आपका फाइनल आंसर बनेगा ना, मैं यहाँ पे सीधा आंसर लिख लेता हूँ इसका, आप इसका एलसीएम लेके इसका आंसर बनेगा mL² अपॉन 3, ठीक है, ये इसका आंसर बनेगा, ठीक। तो मैं एक बार यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको। क्या था हमारा, एक था mL² अपॉन 12 और एक था हमारा कितना mL अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप इसे खोलोगे तो क्या बनेगा, mL² अपॉन 12 प्लस mL² अपॉन 2 2 जा 4, ठीक। अब इसका एलसीएम लोगे तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना इसमें, है ना। तो ये हो जाएगा 3, ये 3 हो गए और एक ही हो गया, तो ये हो गया 4 mL², अब और नीचे आएगा 12, तो 12 से कितनी बार कटेगा, 3, तो बन गया वही, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, फॉर्मूला पूछा है, राइट दी फॉर्मूला ऑफ एक्सिस प्रेशर इनसाइड एन एयर बबल, है ना, जो वायु का कोई बुलबुला है उसके अंदर एक्सिस आधिक्य दाब का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका, इसको लिखते हैं हम ΔP = एक्सिस प्रेशर जो है 2T/R, कितना 2T/R, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, चाहे लिक्विड एयर बबल का पूछे चाहे किसी का भी पूछे आपका, ठीक है, या सोप का पूछे, सोप का भी पूछता है ये, ठीक। तो यहाँ तक आपके एक एक नंबर वाले क्वेश्चन थे।
इसके बाद जो है आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप देख लो, है ना। यहाँ पे आपको क्या है, चाल और वेग यानी स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस बताना है, ठीक है, और उनको एग्जाम के साथ एक्सप्लेन करना है। एक आपका ये न्यूमेरिकल आर्क है, ठीक है, इस न्यूमेरिकल को आपको देख लेना। उससे किसका आर्क है ये, वो गुणनफल क्या है, डॉट प्रोडक्ट वाले से आर्क है आपका, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं हम, स्केलर प्रोडक्ट से ही न्यूमेरिकल आपका आर्क है, ठीक है। यहाँ पे ए क्रॉस बी आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल यानी घर्षण एक आवश्यक बुराई है, यानी घर्षण होना भी चाहिए ना, तो यानी इसके बारे में आपको लिखना है। बाकी इलास्टिक और इन इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम के लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में जो आप आ सकता है, ठीक है। एक फ्रिक्शन वाला आ सकता है और ये इलास्टिक और इन इलास्टिक कॉलिजन आपका आ सकता है यहाँ से, ठीक है। फिर है ये जो न्यूटन्स की इक्वेशन थी और रोटेशनल मोशन की इक्वेशन थी जो आपकी, है ना, तो वो आपको प्रूव करने के लिए आपके एग्जाम में आ सकती है। स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। देखो यंग प्रत्यास्थता गुणांक यानी यंग मॉडुलस के ऊपर एक न्यूमेरिकल, है ना। अब यंग मॉडुलस के लिए आए ऊपर आए आपका, या किसी और के ऊपर आए, मतलब बल्क मॉडुलस है आपका इसमें एक, ठीक है, उसके ऊपर आ सकता है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी उसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है इसके ऊपर, ठीक। तो यानी इन दो तीनों में से एक के ऊपर क्वेश्चन आपका आएगा न्यूमेरिकल। थर्मोडाइनमिक्स का फर्स्ट लॉ या सेकेंड लॉ या जीरोथ लॉ आपके पास लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है। और यह नियम किस भौतिक संरक्षण पर आधारित है, इस तरीके से भी बहुत बार पूछता है ये कि किसके कंजर्वेशन पे डिपेंडेंट है, ठीक है। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, ये इसके ऊपर आपको जरूर पढ़ के जाना है इसको, ठीक है। और मोनो एटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, ये न्यूमेरिकल हो गया आपका, ठीक है। जो आपका एसएसएम करता है ना, उसके वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला लिखना है, तो फॉर्मूले इसके याद होने चाहिए आपका, वेलोसिटी का होना चाहिए, एक्सेलरेशन का याद होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको याद करना है उसका, और इसका टाइम वेलोसिटी कर्व भी आपको खींचना है इसका, ठीक है। अगला है ड्राइव ऑल 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। देखो ये पूछा है, मैंने ऊपर भी बोला था ना आपको, तो जो मोशन की आपकी इक्वेशन है वो आपको प्रूव करनी है यहाँ पे, ठीक है, तीनों, और वो भी कैलकुलस मेथड से करनी है। ये भी पूछता है ग्राफिकल से करनी है, कैलकुलस से करनी है, तो यहाँ पे कैलकुलस से करनी है। प्रोजेक्टाइल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, है ना, एग्जाम के लिए आना ही आना है इसमें। न्यूटन का गति का द्वितीय नियम लिखिए, सेकंड लॉ लिखना है और उसको प्रूव भी करना है आपको, सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ, ठीक है। अगला है, ये शायद आपका हाफ एली में भी आता है न्यूमेरिकल, ठीक है, तो देख लेना इसको एक बार। स्प्रिंग की आपको क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला प्रूव करना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कोणीय संवेग क्या होता है यानी एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, उसका आपको आगे जो है डेरिवेशन है वो प्रूव करनी है, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी, ये भी बहुत बार पूछता है, ठीक है, तो इसमें आपको रिलेशन भी निकाल के दिखाना है। स्टोक लॉ, और इसका स्टोक्स लॉ क्या होता है, ठीक है, एंड ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्मॉल स्पेयर फॉलिंग थ्रू ए विस्कोस फ्लूइड, ये भी आपको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। एक आपके पास ये न्यूमेरिकल है, ठीक है, ये देख लेना आप लोग, और अल्फ़ा बीटा और गामा इनका रेशियो दे रखा है, बाकी आपको इसमें अच्छा इनका रेशियो प्रूव करना है आपको, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि रेखीय प्रसार गुणांक अल्फ़ा बीटा और गामा का अनुपात इतना होता है, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है 1:2:3। अगला है न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इज अ गैस, ठीक है, और लाप्लास करेक्शन इन दिस एक्सप्लेन करना है आपको लाप्लास करेक्शन को भी। बाकी ये वाला न्यूमेरिकल तो पूछता ही पूछता है आपसे, ठीक है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, बच्चे इसको देख के डर जाते हैं, मगर इसमें कुछ होता नहीं है। तो ये न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है, ठीक है। कि दो मेटल की क्या है, प्लेट है जिनकी लंबाई यानी लेंथ L1 और L2 है और कंडक्टिविटी ये है, तो उनको सीरीज में जोड़ा है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आपको प्रूव करना है, ठीक है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल आप क्वेश्चन देख लेना इसको, ठीक है। बाकी बर्नौली की थ्योरम आपको यहाँ पर प्रूव करनी है,
और ये भी बताना है कि तेज़ आंधी में जो 3 साइड होते हैं वो उड़ के जाते हैं, ठीक है। जो टीन साइड होते हैं ना, जिनकी झोपड़ी झोपड़ी होती है, ठीक है, टीन लगे होते हैं, तो वो उड़ जाते हैं, तो उसको भी आपको एक्सप्लेन करना है। तो बर्नौली के ऊपर ही है वो। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और टाइम पीरियड इसका निकालना है, ठीक है। इसका मतलब फॉर्मूला एक तरीके से ड्राइव करना है आपको। अगला है व्हाट आर हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स क्या होते हैं? गिव नेसेसरी डायग्राम प्रूव दैट बोथ इवन एंड ऑड हार्मोनिक्स आर प्रोड्यूस इन एन ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है। तो ये भी आपको इसके अंदर प्रूव करना है, ठीक। बाकी इसके बाद ये आपका एक केस स्टडी के टाइप का एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप देख लेना पूरा, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। इसको मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, अगर आपको सॉल्व चाहिए होगा तो बता देना मेरे को, मैं इसका सॉल्व कराने की भी कोशिश कर लूँगा, है ना। क्योंकि टाइम की कमी होती है, तो इसलिए देखता हूँ इसको, अगर आपको चाहिए होगा तो इसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आप 2-3 साल के पेपर कर लो, वहाँ से भी आपके बहुत अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।